सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी अनुवाद। लेखक नेपोलियन हिल। इस अध्याय के क्लाइमेक्स पर मैं एक ऐसे व्यक्ति का पाठकों के साथ परिचय कराना चाहता हूँ जो मेरे अनुसार बिल्कुल असाधारण व्यक्ति था। मेरा उससे परिचय लगभग 26 साल पूर्व हुआ था। उसके जन्म होने के थोड़े समय बाद ही वो विश्व में जब आया तो उसके पास कौन जैसी कोई चीज़ नहीं था। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसका मत था, हो सकता है यह सारी जिंदगी गूंगा बहरा ही रहे। मैंने डॉक्टर के इस मत को चुनौती दी। आखिर ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं उस बच्चे का बाप था। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से एक मत बनाया और संकल्प लिया, परंतु उसे मैंने अपने हृदय तक ही सीमित रखा। मैंने तय किया कि यह मेरा बेटा अवश्य ही है, जो देख सुन सकेगा तथा बोलेगा भी। प्रकृति मुझे एक कर्ण रहित बच्चा तो दे सकती है, पर उसको एक असाध्य कमजोरी मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मैंने तय कर लिया कि मेरा बच्चा बोलेगा, सुनेगा और देखेगा भी। मुझे विश्वास था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरे दिमाग में इमर्सन की अमर पंक्तियां बार बार गूंज रही थी। हर चीज का उद्देश्य होता है हमें विश्वास का सबक देना। हमारा काम तो सिर्फ उस उद्देश्य की स्वीकारना मात्र है। हम सभी के लिए मार्गदर्शन होता है, और यदि हम गौर से सुने तो हम सही शब्द भी ग्रहण कर लेंगे। सही शब्द क्या है? इच्छा। सबसे ज़्यादा मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा गूंगा बहरा ना रहे। जब मैंने ये इच्छा की थी, तब से दृढ़ से दृढ़तर ही हो गया मेरा संकल्प। कई वर्षों पूर्व मैंने लिखा था, हमारी सीमाएं वही होती है जो हम अपने मस्तिष्क में निर्धारित कर लेते हैं। अब पहली बार मैंने सोचा कि क्या यह वास्तविक सत्य है? अपने नवजात शिशु के सामने पर बिस्तर में लेट लेट कर मैं ये सोच रहा था। बच्चे में श्रवण शक्ति नहीं थी, फिर भी अगर उसने सुनना और बोलना सीख लिया तो भी ये जीवन भर अंगहीन तो रहेगा ही। निश्चित ही यह वो सीमा थी जो बच्चे के दिमाग में नहीं थी। अब मैं क्या करता? मैं चाहता था कि कैसे भी बच्चे के दिमाग तक मैं अपनी दहकती इच्छा पहुंचा सकूं। काश ये बिना काम वाला बच्चा मेरी अदम्य इच्छा समझ पाता। मैंने सोचा कि जब ये बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा, मैं उसके दिमाग में अपनी वो इच्छा कूट कूट के भर दूंगा। फिर माँ प्रकृति अपनी तरह से उसे एक वास्तविकता बनाएगी। ये सब बातें मेरे मन में उभर रही थी, पर मैंने उन्हें मन में ही रखा और किसी के सामने जाहिर नहीं किया। लेकिन अपने इस प्रण को कि मैं अपने बेटे को मूक और बधिर नहीं रहना दूंगा, नित्य मन ही मन दोहराता रहा। जैसे मेरा बच्चा बड़ा होने लगा, उसे आसपास की चीज़ों की समझ होने लगी। मैंने देखा कि उसके पास सुनने की बहुत थोड़ी ताकत थी। जब वह चलने फिरने की आयु तक पहुंचा तो उसने बोलने का कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन हम उसकी चेष्टाओं से समझने लगे कि वो थोड़ा बहुत सुन सकता था। यही मैं जानना चाहता था। मुझे भरोसा था कि यदि वो थोड़ा सुन सकता है तो ज़्यादा भी सुनने लगेगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आशा की एक किरण दी। यह बिल्कुल चमत्कार ढंग से हुआ। हमने एक विक्ट्रोला यानी बाजा ग्रामोफोन खरीदा। अब उस बच्चे ने जब उस संगीत को सुना तो वो हर्ष उत्साहित हो गया और उस बाजे पर अपना हक जता लिया। कुछ ही दिन बाद उसकी रुचि के कौन से रिकॉर्ड हैं उसका ज्ञान हो गया। एक बार उसने उस रिकॉर्ड को बार बार बजाया तथा लगभग 2 घंटे तक बजाता रहा। वो रिकॉर्ड के सामने अपने दांत पीस कर खड़ा रहा। उसकी इस आदत का महत्व हमें बाद में मालूम पड़ा जब हमने बोन कंसन सिद्धांत के बारे में सुना। जब उसने उस विक्ट्रोला पर अपना अधिकार जमा लिया तो मैंने देखा कि जब मैं उसकी कान के पीछे की मास्टाइट
बोन को छूकर बोलता था, यानी मेरे होंठों उसके कान के पास, उभरी हड्डी के पास होते थे, तब वो मेरी आवाज़ ज़्यादा साफ सुन पाता था। उससे मुझे एक दिशा मिली और मैं अपनी अदम्य इच्छा कि मेरे पुत्र कहीं मूक और बधिर ना रह जाए, वो वास्तविकता बनाने में जुट गया। उस समय वो अटक अटक कर कुछ शब्द बोलने का प्रयत्न भी करने लगा था। यद्यपि पूरा माहौल तो हतोत्साहित करने वाला था, परंतु निष्ठा समर्पित इच्छा के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जब मैंने देखा कि वो मेरे आवाज़ बहुत कुछ सुनने समझने लगा है, तो मैंने धीरे धीरे अपनी अदम्य इच्छा कि वो ठीक से बोले, सुन सके, उसके दिमाग में भरना प्रारंभ किया। मैंने शीघ्र ही देखा कि उसे सोने से पूर्व कहानियाँ सुनने में बड़ा आनंद आता है, तो मैंने ऐसी कहानियाँ गढ़ने का प्रयत्न किया जो उसमें आत्मविश्वास, कल्पना शक्ति तथा सुनने बोलने की ज्वलंत इच्छा भरने का प्रयत्न करें। एक ऐसी ही कहानी का मैंने ड्रामाई रूप से नया रंग देने का प्रयत्न किया। उसका उद्देश्य था कि उसके दिमाग में ये विचार भर दूंगा कि उसकी बीमारी कोई रोग नहीं, वरन उसके लिए एक संपदा भी हो सकती है। यद्यपि मुझे उस युक्ति पर पूरा भरोसा था कि हर विपत्ति अपने साथ कुछ न कुछ समान फायदा उठाने वाले एक बीज पैदा करती है। मुझे ये कबूल करना था कि मुझे तब तक समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार कमजोरी एक ताकत बन सकती है। फिर भी मैंने अपना प्रयास जारी रखा और सोने से समय सुनाने वाले कथाओं में रोज नए रंग भरकर उसे सुनाता रहा। ये आशा भी करता था कि वो दिन शीघ्र आएगा जब उसकी यह परेशानी दूर होगी। यद्यपि तर्क मुझे चेता रहा था कि जहाँ कर्णहीनता हो वहाँ सुनने का सहज तरीका किस प्रकार खोजा जा सकता है, लेकिन निष्ठा चलित इच्छा ने इस तर्क को अलग फेंक दिया और मुझे अपना प्रयत्न चालू रखने के लिए प्रेरित करती रही। अब जब मैं उस स्थिति का आज विश्लेषण करता हूँ, मैं समझता हूँ कि चमत्कारी परिणाम के पीछे मेरे पुत्र का मुझ पर विश्वास एक बड़ा योगदान दे रहा था। मैंने उसे जो कुछ भी बताया उस पर उसने कई सवाल नहीं किया, कभी भी कोई सवाल नहीं किया। मैंने उसको स्पष्ट किया कि जो कुछ उसके पास है वो उसके बड़े भाई के पास नहीं है। उसका कारण कई तरह से उस पर स्वयं स्पष्ट होगा। उदाहरण स्वरूप, उसके कान ना होने के कारण स्कूल में शिक्षकगण उसके प्रति अधिक सतर्क रहेंगे तथा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा शिक्षकों ने किया भी। उसकी माँ, मेरी पत्नी, उसके साथ जाकर ये सुनिश्चित भी करती थी कि उसके शिक्षक ऐसे ही करें। जब वो बड़ा हो गया और अखबार बांटने के काम करने लगा, उसका बड़ा भाई अखबार बांटने का व्यापार पहले से ही करने लगा था। इसका कारण सहानुभूति मात्र नहीं था कि इसके काम नहीं थे। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि उसकी श्रवण शक्ति में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अपनी परेशानी से वो आक्रांत भी नहीं लगता था। अब जब लगभग 7 वर्ष का हुआ तो उसने पहले वे लक्षण दिखाए जिससे लगा कि हमारी तरकीब सफल हो रही है। कई महीने तक उसके अखबार बांटने के काम के लिए अपनी माता से अनुरोध किया, पर उसे अनुमति प्राप्त नहीं हुई। उसकी माता को लग रहा था कि इस बहरे लड़के का खुली सड़क पर घूमना इसे ज़्यादा असुरक्षित न कर दे। आखिरकार उसने पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया। एक दिन वो नौकरों के साथ रसोई की खिड़की पर चढ़कर बाहर पहुंचा और पास के एक मोची से 6 सेंट लेकर अखबार खरीदे और उन्हें बेचने लगा। ऐसा वो शाम तक करता रहा। फिर उसने अपना हिसाब किया। 6 सेंट मोची को वापस करने के बाद उसके पास 42 सेंट कमाए। जब रात को हम घर वापस पहुँचे तो वो सो रहा था। उसकी कमाई उसके हाथ में मजबूती से दबी थी। उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी खोलकर सेंट के सिक्के निकाले और
भावुक होकर रोने लगी। पर मुझे ये सही नहीं लगा। अरे अपने बेटे की पहली विजय कर यह अश्रुपात कैसा? मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी थी। मैं जी भरकर प्रसन्न हुआ कि मेरी तकरीब कामयाब सिद्ध हुई और इसमें मेरी निष्ठा ने अपना जोर दिखाया।